हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज बच्चों में एक नया टॉपिक और नई क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 12th का पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं पूरा जो पार्ट है 12th का, ठीक है, वो रेगुलर वे में आपको कराऊंगा। बहुत अच्छे से आपको मैं कराऊंगा। आपको बस मन लगा करके पढ़ना है, दिल से पढ़ना है आप लोगों को। 12th के सिलेबस की मैं बात करूं तो 12th के सिलेबस में 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर को डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स में। इसमें फर्स्ट यूनिट इस आपकी आ जाती है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आप स्टडी करेंगे। फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड फोर्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये 4 चैप्टर इस यूनिट से रिलेटेड है। इसके बाद सेकंड यूनिट इसमें आती है, जेनेटिक्स वाली यूनिट आएगी और जेनेटिक्स के अंदर भी आप 3 चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं। और 3 चैप्टर्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड थर्ड वन इज द इवोल्यूशन। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग ये यूनिट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जेनेटिक्स जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि बायो के अंदर यही एक बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है। स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट इसके अंदर अप्लाई होते हैं। क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट आएगी वो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके अंदर भी 3 चैप्टर आते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सेकंड चैप्टर आता है, इसके अंदर स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और थर्ड आता है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर। इसके बाद फोर्थ जो यूनिट आएगी ये बहुत ही एक कॉमन ब्रांच है, अप्लाइड ब्रांच है बायोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर भी 2 चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें आएगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और सेकंड चैप्टर इसमें हम आप स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड टोटली रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। और लास्ट में इकोलॉजी वाली यूनिट आएगी आपकी 5th यूनिट, और इस यूनिट के अंदर भी आप स्टडी करेंगे 4 लेसन्स को। ठीक है। इसमें फर्स्ट लेसन आपका आ जाता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सेकंड आ जाएगा इकोसिस्टम, थर्ड आ जाएगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन एंड फोर्थ इसमें चैप्टर आएगा आपका एनवायरमेंटल इश्यू। तो इस तरीके से 16 चैप्टर का ही इसमें आपका पूरा कोर्स है और इन्हीं को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक एक टर्म को आपको समझते हुए चलना है। क्लियर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे से समझते हुए चलें और कंप्लीट वीडियो को आप देखें। ऐसा नहीं है कि वीडियो में स्टार्टिंग बस आपने ओके कर दिया, ऑन हो गई और बस, है ना, 1-2 मिनट आपने देखा उसके बाद छोड़ दिया। फिर नहीं, कंप्लीट आपको देखना है, तभी आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगी। क्लियर। और बाकी बायोलॉजी है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सिंपल वे में यदि बोला जाए तो आप ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। क्लियर। अपने बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपने अराउंड डिफरेंट टाइप की जो डाइवर्सिटी है उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये पूरा आपका कोर्स है। बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ये नहीं है कि फॉर्मेलिटी के साथ में, और अपना भी आप एक टाइम फिक्स करिए कि हमें इस टाइम अपना ये काम करना है। ठीक है। ज्यादा आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आप बने रहिए और आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। मन से आप पढ़ेंगे, बस यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर
आपको टर्म को समझना होगा। जैसे साइंस में, ओवरऑल में साइंस की बात करूं तो टर्म को समझना है आपको, तो यहाँ पर भी टर्म को समझना है और ईच टर्म एक्सप्लेन इटसेल्फ व्हाट इज इट एग्जैक्टली। तो जो बच्चे 12th में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके लिए ये कोर्स काफी बेनिफिशियल रहने वाला है और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। अब इसमें मैं आपको फर्स्ट यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट आपको ये समझना है कि फर्स्टली रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन को हम 2 वर्ड्स में ब्रेकअप कर सकते हैं, फर्स्ट री एंड सेकंड प्रोडक्शन। री का मीनिंग होता है अगेन एंड प्रोडक्शन का मीनिंग होता है क्रिएशन। क्लियर? तो जो रिप्रोडक्शन है, इट इज ए बायोलॉजिकल फिनोमेना in which each organism produce young ones, that is offsprings similar to itself. What? Similar to itself, that is called as reproduction. Clear? बायोलॉजिकल फिनोमेना है ये है, और इस फिनोमेना के थ्रू हर ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को मेंटेन करता है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है। क्लियर? अब सेकंड यहाँ पे एक टर्म आ रही है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, मींस बॉडी दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मींस स्पेशली body that is made up of organic compounds, and all these organic compounds are necessary for the life, necessary for the living organism. Clear? अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि हमारी अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही लार्ज है, उसको हमें स्टडी करना होता है। तो एक जनरल पैटर्न जो ऑर्गेनिज्म का है वो ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सबसे पहले क्या है, बर्थ करता है। बर्थ के बाद ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है, और मैच्योर के बाद फिर इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाती है, मींस अंडरगो एजिंग एंड सेनेसेंस, अंडरगो एजिंग एंड सेनेसेंस। अब सेनेसेंस जो टर्म है ये स्पेशली प्लांट्स के लिए आती है, और लास्ट में जो एक अल्टीमेट फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड एज डेथ, दैट इज कॉल्ड एज डेथ। तो इस पैटर्न में हर ऑर्गेनिज्म रिवॉल्व करता है। क्लियर? फर्स्टली ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है, उसके बाद वो ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है, मींस उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या फिर बॉडी सिस्टम्स हैं, दे बिकम मैच्योर एंड स्टार्ट फंक्शन प्रॉपरली। इसके बाद एजिंग एंड सेनेसेंस एंड लास्ट डेथ। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोल देते हैं। मींस जो लाइफ स्पैन टर्म है वो ये इंडिकेट करती है कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज नॉन एज लाइफ स्पैन। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन से पहले यहाँ पर हमें लाइफ स्पैन के बारे में थोड़ा सा समझना है। क्लियर? तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, अब आप लाइफ स्पैन। इवन इस चैप्टर में ये एक फंडामेंटल चैप्टर है, और इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है केवल लाइफ स्पैन के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, स्पेशल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मींस जनरल कंसेप्ट को समझना है हमें, और बाकी प्लांट्स के अंदर और ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन को आगे हम स्टडी करेंगे। तो लाइफ स्पैन दैट इज ऑल्सो नोन एज longevity, longevity also known as
मैक्रोबायोसिस, ऑल्सो नोन एज मैक्रोबायोसिस, ये टर्म लाइफ स्पैन के लिए आती है। और लाइफ स्पैन का मतलब मैंने आपको बताया था कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। तो आप लिख सकते हैं द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, not accidental death, and natural death is known as life span, that is also known as longevity और मैक्रोबायोसिस भी इस टर्म को बोलते हैं। आपकी बात क्लियर हो रही है? इसके बाद में मैं बात करूं कि जनरली जो लाइफ स्पैन है it is higher in the case of the plant as compared to the animals. तो लाइफ स्पैन प्लांट के केस में जनरली ज्यादा होता है। लाइफ स्पैन प्लांट के केस में जनरली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। इसका ये रीजन है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो स्पेसिफिक रीजन है, वो रीजन थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते चले जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से, लाइक दैट रूट टिप, शूट टिप एंड लीफ टिप। इवन प्लांट्स की बॉडी के अंदर डेड पार्ट्स भी काफी ज्यादा होता है एनिमल के कंपैरिजन में। हम बात करें प्लांट के केस में डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, कॉर्क सेल्स हैं, स्कैनकाइमा सेल्स हैं, जाइलम सेल्स हैं, ऑल आर डेड सेल्स। तो प्लांट में डेड पार्ट्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, तो इसलिए जो लाइफ स्पैन है वो ग्रेटर होती है प्लांट्स के केस में एज कंपेयर टू एनिमल्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट में यहां पे बात करूं स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन, there are 4 stages of lifespan. First one is 4 stages. आप जो बच्चे 12th में इस बार आए हैं वो कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और साथ के साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 जुवेनिलिटी, सेकंड मैच्योरिटी, एंड थर्ड वन एजिंग एंड सेनेसेंस। ठीक है, इसको ओल्ड एज बोलते हैं, बुढ़ापा। एंड फोर्थ दैट इज द अल्टीमेट फिनोमेना दैट इज कॉल्ड एज डेथ। इन चारों टर्म को आप समझने की कोशिश करें तो जुवेनिलिटी का मीन्स होता है अर्ली स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो अर्ली स्टेज है, जैसे ह्यूमन में हम बात करें तो न्यू बॉर्न स्टेज, तो जुवेनाइल स्टेज है। ठीक है, प्लांट के केस में इसके लिए हम वेजिटेटिव टर्म यूज कर देते हैं, वेजिटेटिव स्टेज बोल देते हैं। इसके बाद में मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी इज दैट कंडीशन इन विच बॉडी ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिकम मैच्योर एंड फंक्शनल एंड ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर आर रेडी फॉर रिप्रोडक्शन टू मेंटेन इट्स जनरेशन। ठीक है, तो मैच्योरिटी पर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरीके से क्या है, मैच्योर हो जाता है और ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। इसके बाद एजिंग एंड सेनेसेंस, ये ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, और इस
कंडीशन के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं दे बिकम स्लो डाउन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज धीमी हो जाती हैं। क्लियर? और मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं कि एक रिमार्केबल फीचर है सभी लिविंग थिंग्स का, द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्मिंग इनसाइड ए सेल। क्लियर? एंड लास्ट दैट इज द डेथ, अल्टीमेट फिनोमेना ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक बात ये श्योर है कि लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का कुछ भी हो, लेकिन ईच ऑर्गेनिज्म की डेथ श्योर होती है। मतलब नो वन इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म and especially those single celled organism that reproduce by binary fission। क्लियर? तो इस टाइप के जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इनके अंदर क्या है कि ये इमॉर्टल होते हैं। ठीक है? कभी भी नहीं मरते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से ये 4 स्टेजेस हो जाती हैं। और डेथ को हम यदि कुछ वर्डों में डिफाइन करें, एक सेंटेंस में डिफाइन करें, तो डेथ का जो एक्चुअल मीनिंग होना चाहिए वो ये है कि द सीजेशन ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, द सीजेशन ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज डेथ। क्लियर? ये बात आपकी क्लियर हुई है? इसके बाद में एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में दिया हुआ है, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। एक और यहाँ पे आपको बात समझनी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है, इट इज नॉट रिलेटेड विद इट्स साइज। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज से कोई रिलेशन नहीं रखता है। क्लियर? अब एनसीईआरटी के अंदर एक 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि पैरट एंड क्रो, ये सिर्फ साइज में काफी हद तक ये सिमिलर हैं, लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि क्रो का जो लाइफ स्पैन है वो केवल कितना है, 15 ईयर्स है, और पैरट का जो लाइफ स्पैन है वो ओनली 140 ईयर्स, 140 साल है, जबकि क्रो का 15 साल का लाइफ स्पैन है। तो ऑर्गेनिज्म के शेप साइज से कोई रिलेशन नहीं है लाइफ स्पैन का। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइफ स्पैन ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स। यहाँ मैं कुछ आपको स्पेसिफिक एग्जांपल की भी बात करूं, जैसे बैक्टीरिया की आप बात करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो लाइफ स्पैन है वो फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर तक हो सकता है। क्लियर? एक सिकाडा इंसेक्ट है, एक मे फ्लाई इंसेक्ट है, इनका जो लाइफ स्पैन है वो दोनों का 1 डे होता है। ठीक है? कितना कम लाइफ स्पैन है। क्लियर? इसके बाद एनसीईआरटी की यदि एग्जांपल की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में आप प्लांट में ले देख सकते हैं कि रोज प्लांट का दिया हुआ है, लाइफ स्पैन 5 to 7 ईयर्स होता है। इसके बाद यहां पर राइस प्लांट का दिया हुआ है, 3 to 4 मंथ लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद व्हीट का भी आप देख सकते हैं, बड़ा कॉमन है, 4 to 5 मंथ। इसके बाद बनाना ट्री का आप देख सकते हैं, बनाना ट्री का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, कितना होता है बनाना का, 25 ईयर्स। बनाना का लाइफ स्पैन 25 ईयर्स के लगभग होता है। मतलब ये जो लाइफ स्पैन है ये एक्चुअली में अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स नहीं है। 25 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है।
इसके बाद और आप देख सकते हैं और एनसीईआरटी में पीपल बनियान ट्री का दिया हुआ है 150 to 200 ईयर्स और एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि जैसे कि मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? जैसे मैंगो की हम बात करें तो मैंगो का लाइफ स्पैन पीपल के लाइफ स्पैन के कंपैरिजन में कम होता है। क्लियर? इसके बाद कुछ एनिमल्स एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, उनका आप देख सकते हैं। कुछ इंसेक्ट भी गिवन है, जैसे बटरफ्लाई के केस में जो लाइफ स्पान है वो 1 to 2 वीक्स का होता है। इसके बाद एक और फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर इसको बोलते हैं, साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। काफी इंपॉर्टेंट ये फ्लाई है, इंसेक्ट है और काफी जेनेटिकल वर्क इस पे हुआ है। मॉर्गन ने जो मैक्सिमम अपने एक्सपेरिमेंट हैं ड्रोसोफिला पर ही परफॉर्म किए हैं और इस फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो 2 वीक्स to 4 वीक्स होता है। 2 वीक्स to 4 वीक्स मीन्स अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का 30 डेज का लाइफ स्पैन देखने को मिलता है। इसके बाद में और एनसीईआरटी के अंदर और एनिमल की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, डॉग का दिया हुआ है 20 to 25 ईयर्स लाइफ स्पैन डॉग का होता है। इसके बाद में क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स। क्रोकोडाइल के साथ एलिफेंट का भी आप देख सकते हैं। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 60 to 90 ईयर्स के बीच होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है? टॉर्टोइज का दिया हुआ है। टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन कितना दिया हुआ है? 100 to 150 ईयर्स। 100 to 150 ईयर्स। क्रो का आप देख सकते हैं, क्रो का 15 ईयर्स। पैरट का 140 ईयर्स। पैरट का 140 ईयर्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप साइज से लाइफ स्पैन का कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम अपना भी देख लें। ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो 100 ईयर्स कंसीडर हम करते हैं। ठीक है, लेकिन जापान के अंदर लाइफ स्पैन ये और काफी बढ़ जाता है। ये थोड़ा एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो एवरेज लाइफ स्पैन है ह्यूमन का, एवरेज लाइफ स्पैन वो 60 ईयर्स कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम जनरल आइडिया लाइफ स्पैन के बारे में ले सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट जो टर्म है रिप्रोडक्शन। अब आपको ये सोचना है कि बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं और हर स्पीसीज आप देखते हैं कि लाइफ स्पैन शो कर रही है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है बर्थ करता है, फिर ग्रो करता है, फिर मैच्योर होता है, मींस रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद में फिर एजिंग एंड सेनेसेंस होती है एंड फाइनली इट डाई। ठीक है, डेथ हो जाती है उसकी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है सारी प्रोसेस शो कर रहा है एंड फाइनली डाई। तो इस अपनी जनरेशन को जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे मेंटेन करेगा, अपने नंबर्स को कैसे मेंटेन करेगा? यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा या नहीं करेगा
तो उसकी जनरेशन क्या है, फिनिश हो जाएगी। तो अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर? रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। और हम एक बात ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन illustrates nothing lives forever, nothing lives forever, yet life continues। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि जो जीवन है ये खत्म होता है, ठीक है, हमेशा नहीं चलता जीवन। yet life continues due to reproduction। समझ गए ना? ठीक है, तो इस बेस पर रिप्रोडक्शन बोलता है कि नथिंग लाइव्स फॉरएवर yet लाइफ कंटिन्यूज। क्लियर? और रिप्रोडक्शन को मैंने आपको बताया था कि इट इज ए बायोलॉजिकल फिनोमेना in which each organism produce young ones, that is offsprings similar to itself, is known as reproduction। और reproduction maintains continuation of species generation after generation। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। इसका टाइप हमें पढ़ना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे इनमें के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम फाइंड आउट करेंगे। एंड फाइनली हमें स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन भी इसमें स्टडी करना है। तो जनरल कंसेप्ट इस चैप्टर में हमें समझना होगा रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और पूरा आप वीडियो देखें, कंप्लीट देखें। आप कोई डाउट हो आप मेरे से पूछें, डिस्कस करें अच्छे से। और आपको मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही मेरा आप लोगों से कहना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, सी यू अगेन।